अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th इकोनॉमिक्स का पेपर बी जो हमारा है, दैट इज़ रिलेटेड टू द कंसेप्ट एंड स्टडी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। द फर्स्ट टॉपिक्स इन दिस पेपर और द इंडियन इकोनॉमी ऑन द इव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी ये जो हमारा पेपर है, पेपर बी इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का, इसमें हम स्टडी करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसके फीचर्स, मेन ब्रॉड फीचर्स क्या है, उसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, उसके क्या डायनेमिक्स हैं, उसके क्या वीकनेसेस हैं, उसके क्या स्ट्रेंथ्स है, और ये जो मेजर सेक्टर्स कौन से हैं हमारे इकोनॉमी के जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द जीडीपी, और ओवरऑल ये जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री की या इकोनॉमी की, वो हम इस पेपर में स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं कि पहले जो टॉपिक्स हैं, पहला जो टॉपिक हमारा इसमें है, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द इव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी जब आज़ादी इंडिया को मिली ब्रिटिशर से 1947 में, तो उस वक्त हमें विरासत में कैसी इकोनॉमी मिली, कैसी वहाँ उस वक्त सिचुएशन थी इंडियन इकोनॉमी की, क्या हालत थी। After nearly 200 years of the British rule, India got independence on August 15th, 1947. अबाउट 200 ईयर्स ब्रिटिश रूल के 200 ईयर्स के बाद, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर तकरीबन 200 साल तक हुकूमत की, आखिरकार 1947 ऑन 15 अगस्त 1947 जो इंडिया जो है इसको इंडिपेंडेंस हासिल हो गई, यानी आज़ादी हासिल हो गई ब्रिटिश रूल से। फॉर ए comprehensive understanding of Indian economic development, it would be useful to know what type of an economy we inherited from the British. इंडियन इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझने के लिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है या यूज़फुल है, या ये चीज़ इसमें बहुत मदद देगी कि हमने किस तरह की इकोनॉमी विरासत में पाई ब्रिटिशर्स से। यानी ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर थे 1947 तक, जब जब उनकी यहाँ पर हुकूमत थी 1947 तक, तो उस वक्त आज़ादी के बाद हमने ब्रिटिशर से कैसी इकोनॉमी यानी विरासत में पाई, इसको स्टडी करने से हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने में आसानी होगी। वॉज इट ए स्टैग्नेंट और वाइब्रेंट इकोनॉमी? क्या हमें ये देखना है कि क्या उस वक्त हमें एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी विरासत में मिली या वाइब्रेंट इकोनॉमी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी मीन्स वी डज नॉट ग्रो, which is not growing, or we can say that it stagnates at the same pace, at the same level. It stagnates, yani it stops at the same level, it operates at the same level, it does not grow. और वाइब्रेंट इकोनॉमी हम देखते हैं कि जहाँ पर बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, बिजनेसेस चल रहे हैं, यानी वाइब्रेंट, यानी बहुत ही हसल बसल है इकोनॉमी में, एक्टिविटी है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही ग्रो हो रही है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेंट इकोनॉमी। वॉज इट ए बैकवर्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी? क्या उस वक्त हमें एक बैकवर्ड इकोनॉमी या एक डेवलपिंग इकोनॉमी विरासत में मिली? वॉज इट एन एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी? क्या उस वक्त वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी? एग्रीकल्चरल मीन्स इट इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल मीन्स इट इज़ मोस्टली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। क्या वाज इट एन इकोनॉमी शोइंग सम स्ट्रक्चरल चेंजेस विच वर फ्रेंडली टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? क्या उस वक्त कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस इकोनॉमी में थे जिनसे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकते थे? ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट जो होगा क्लास 11th का, जिसको ये इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझने का शौक होगा, उसको इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। It is only when we find answers to these questions that we will find him, that he will find him. It is only when he finds answers to these questions that he will find himself well equipped to appreciate how much have we progressed as an independent nation over the last 70 to 75 years. ये जो तभी हो सकता है जब उसको ये चीज़ें, इन चीज़ों के आंसर्स उनको मिलेंगे, एक ये स्टूडेंट को, तभी वो अप्रिशिएट कर सकता है कि कितना हम आगे चले हैं पिछले 70 75 73 ईयर्स में। स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन इव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन थी इंडियन इकोनॉमी की आज़ादी के वक्त। With a view to understanding state of the Indian economy on the eve of independence, we are largely focusing on two issues: with growth level of the Indian economy in terms of GDP per capita at the time of independence, and second, structure of the Indian economy in terms of relative significance of primary, secondary, and tertiary sectors at the time of independence.
इंडियन इकानमी को ब्रॉडली अंडरस्टैंड करने के लिए, इंडिपेंडेंस के वक्त इंडियन इकानमी की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बस दो लार्ज इश्यूज जो है, ये जो एरियाज जो है उनको उन पे फोकस करेंगे, उन इश्यूज को स्टडी करेंगे। दैट इज फर्स्ट इज ग्रोथ लेवल ऑफ द इंडियन इकानमी। इंडियन इकानमी में किस तरह की ग्रोथ लेवल थी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी जो है पर इंडिविजुअल, यानी पर कैपिटा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी ग्रोथ क्या थी इंडिपेंडेंस के वक्त। और स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकानमी का क्या स्ट्रक्चर था उस वक्त इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी, यानी दैट मीन्स एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, इन की आपस इनकी रिलेटिव सिग्निफिकेंस क्या थी, कौन सा सेक्टर कितना डेवलप्ड था। जीडीपी पर कैपिटा जो है रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है, इट रेफर्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस होते हैं एक डोमेस्टिक कंट्री में ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं एक मुल्क में, उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर कैपिटा जीडीपी को जब हम डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी पर कैपिटा मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इसको हम कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। दस पर कैपिटा जीडीपी रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 1 ईयर पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। तो जीडीपी पर कैपिटा मीन्स टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, कि पर हेड कितना ये प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज एक मुल्क में एक साल में, यानी इंडिविजुअली कितना फ्लो है या पर कैपिटा जीडीपी फ्लो कितना है, उसको हम कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। पर हेड या पर पर्सन या पर इंडिविजुअल कितना फ्लो है या टोटल ये जो फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में, उसको हम कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। विद ए व्यू टू अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो हम ये इन दो चीज़ों को फोकस करेंगे, एक तो ग्रोथ लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। पहले हम देखेंगे ग्रोथ लेवल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा at the time of independence. In 1950-51, per capita income in India was estimated to be 7,114 at 2004-5 prices, which increased to 41,000 in 2011-12. 1950-51 में जो पर कैपिटा इनकम इंडिया में थी, it was estimated to be 7,000 rupees, 7,114 रुपीज़ 2004 और 5 की प्राइसेस के बेसिस पे 7,114 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम थी। दैट मीन्स कि पर इंडिविजुअल इनकम जो थी, पर हेड इनकम जो थी इंडिया में, दैट वाज 7,114। इट डज़ नॉट मीन दैट अगर हम देखते हैं कि उस वक्त पर कैपिटा इनकम थी 7,114, हर एक इंडिविजुअल की 7,000 रुपीज़ पर ये इनकम थी, किसी की भी ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है। इट इज़ जस्ट एन एवरेज। Now this per capita income increased from 7,000 to 41,000 in 2011 and 12. At 2011-12 prices, per capita income in 2014-15 was 72,000, which is estimated to 77,000 in 2015-16. 2000 ये जो per capita income फिर increase होकर 2011-12 prices पर ये 2014-15 में पर कैपिटा इनकम थी 72,000। तो फिर ये जो 2015-16 था उसमें 77,000 तक पहुंच गई। दस पर कैपिटा इनकम इन 1950-51 वाज नियरली 1/11 ऑफ द पर कैपिटा इनकम एट प्रेजेंट। तो ये नियरली 1/11 था जो प्रेजेंट सिचुएशन है, यानी 2015-16 की जो 77,000 पर कैपिटा इनकम थी उसका 1/11 पार्ट जो था वो था 1950-51 में, क्योंकि उस वक्त सिर्फ पर कैपिटा इनकम थी 7,000, क्योंकि वहाँ तब से आज तक आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है पर कैपिटा इनकम की, फ्रॉम 7,000 to 77,000। गिवन द फैक्ट दैट प्रेजेंटली 21% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, referring to those whose earnings are not enough even for 2 square meals a day, and the fact that in 1950-51 per capita income was nearly 1/11 compared to 2015-16 levels, even a layman can imagine the extent of poverty the Indians would have had suffered on the eve of independence. तो चूंकि आज भी हम देखते हैं कि 20% से अबव पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उस वक्त भी 1950-51 में ये जो सिचुएशन इस तरह की थी कि पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम थी, तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि
ये जो इंडिया में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी एट द इव ऑफ इंडिपेंडेंस के वक्त, यानी वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी थ्रू आउट इंडिया. Perhaps hunger and starvation were the characteristic features of the Indian economy at the time of independence. Hunger, starvation, भूख, महामारी, ये जो थे भूख और महामारी जिनको हम कहते हैं कि स्टारवेशन या जिनको हम फेमाइनिस कहते हैं, कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के, यहाँ पर फ्रीक्वेंट ये जो स्टारवेशन या इसी तरह से उसकी स्टारवेशन डेथ्स होती थी, या इसी तरह से फेमाइनिस, ये जो फ्रीक्वेंटली फेमाइनिस आते थे ऑल ओवर इंडिया. As I said, in terms of the growth level of the Indian economy, hunger, dearth, and starvation are found to be the characteristic features of the Indian economy at the time of independence. अगर हम ग्रोथ लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी को देखें तो उस हिसाब से इंडिया में स्टारवेशन, हंगर, भूख बहुत ज़्यादा थी, डेयर मीनस की शॉर्टेज ऑफ गुड्स थी. ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के आज़ादी के वक्त. तो स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. टर्शियरी सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी आज़ादी के वक्त, रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या थी इनकी. रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इज स्टडीड फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू. रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज सेक्टर्स टू नेशनल इनकम, ये जो इनकी रिलेटिव सिग्निफिकेंस जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स की आज़ादी के वक्त, इसको दो तरीक़ों से स्टडी किया जा सकता है. रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज सेक्टर्स, इन सेक्टर्स का रिलेटिव कंट्रीब्यूशन क्या था नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट के लिए, टुवर्ड्स द नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट. इन तीन सेक्टर्स का क्या रिलेटिव कंट्रीब्यूशन था, कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता था. और दूसरा तरीका यह है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन. ये कि इन तीनों सेक्टर्स का रिलेटिव कंट्रीब्यूशन क्या था इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कौन सा सेक्टर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था, विच विल रिफ्लेक्ट द कंट्रीज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. और उससे हमें पता चलेगा कि कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है. रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स टू द कंट्रीज नेशनल इनकम. तो पहले हम देखेंगे कि रिलेटिव कंट्रीब्यूशन जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स था कंट्री के नेशनल इनकम की तरफ. देखिए 19 contribution of different sectors to national income on the eve of independence in 1938-39 prices. 39 prices पर अगर हम देखेंगे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, प्राइमरी सेक्टर जो था ये नेशनल इनकम की तरफ, यानी नेशनल इनकम में 58.7% कंट्रीब्यूट करता था. टोटल 100% में से 58% जो कंट्रीब्यूशन था वो था प्राइमरी सेक्टर की तरफ. प्राइमरी सेक्टर मीन्स कि एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, जैसे कि माइनिंग इसमें आता है, फिशिंग इसमें आता है, फॉरेस्ट्री इसमें आती है. तो इनका 58.7% कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द नेशनल इनकम. सेकेंडरी सेक्टर जो था इट वाज कंट्रीब्यूटिंग 14.3%, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था इट वाज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 14.3%. और टर्शियरी सेक्टर जो है इट वाज कंट्रीब्यूटिंग 27%. एंड इसके ज़रिए से आप देख सकते हैं कि डोमिनेंट सेक्टर जो था वो था प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर जो था वो था डोमिनेंट सेक्टर, वो कंट्रीब्यूट कर रहा था 58.7%. प्राइमरी सेक्टर जो था on the eve of independence, primary sector contributed 58.7% to share to national income. Thus, at the time of independence, the most significant sector of Indian economy was primary sector. तो primary sector जो था, it was the most significant sector at the time of independence. This sector includes 4 kinds of economic activities. इसमें 4 टाइप्स की economic activities include होती है प्राइमरी सेक्टर में. एग्रीकल्चर इसमें आता है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग इसमें आती है, फिशरीज और माइनिंग इसमें आती है. देखिए एग्रीकल्चर जो है इट कंट्रीब्यूटेड 55.7% एट दैट टाइम. फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग कंट्रीब्यूटेड 1.8%. फिशरीज कंट्रीब्यूटेड just 0.5% and mining contributed 0.7%. Maximum contribution of primary sector to national income is indicative of the fact that on the eve of independence, Indian economy was an underdeveloped economy. क्योंकि यहाँ पर जो ये पता चलता है हमें कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर था वो था ये प्राइमरी सेक्टर. उससे ये भी पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी एट दैट टाइम वाज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. क्योंकि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज का एक बहुत बड़ा फीचर ये होता है कि उनमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो होता है टुवर्ड्स द नेशनल इनकम दैट इज द प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर. अब हम देखेंगे
सेकेंडरी सेक्टर जो है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रीब्यूटेड जस्ट 14.3% टुवर्ड्स द नेशनल इनकम। इसमें जो सेकेंडरी सेक्टर जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, टर्शियरी, ये तीन चीज़ें इसमें आती है। इंडस्ट्रीज जो है कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द नेशनल इनकम, contribution of industries to the national income at the time of independence was about 10.8% only. It constituted 1/5 of the total contribution of agriculture. It constituted 1/5। तो ये 1/5 था एग्रीकल्चरल के कंट्रीब्यूशन का, 1/5 था, क्योंकि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अबाउट 55% था। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है at the time of independence contributed about 3%, whereas electricity and water supply contributed 0.5%. Mere 14.3% contribution of the secondary sector, that is industries, to national income is an evidence of the fact that Indian economy was a poor economy. तो ये जो चूंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिर्फ 14% इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था, उससे ये भी पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी एट दैट टाइम वाज ए पुअर एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। टर्शियरी सेक्टर ऑन द इव ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन जो था टर्शियरी सेक्टर का नेशनल इनकम में वो था 27%। टर्शियरी सेक्टर्स जो है उसमें हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन आता है, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आता है, रियल एस्टेट एंड कमर्शियल सर्विसेज आती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस आता है, अदर सर्विसेज। तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 3% टू द नेशनल इनकम। ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट 10.4% फ्रॉम द टर्शियरी सेक्टर, एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जस्ट 0.8%। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कितना अंडर डेवलप्ड था उस वक्त। रियल एस्टेट कॉन्ट्रीब्यूटेड 2%, public administration and defense contributed just 3.8%. Table 1 clearly shows that the contribution of primary sector to India's national income was higher compared to other sectors of the economy. तो ये पता चलता है कि हमें कि प्राइमरी टेबल 1 से कि प्राइमरी सेक्टर का शेयर ज़्यादा था एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स economic unit towards the economy. In fact, the share of primary sector exceeded even the combined share of secondary and tertiary sectors. अगर हम देखेंगे कंबाइंड शेयर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का था, प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर का, अगर वो उसको कंबाइन भी हम करें तो भी वो प्राइमरी सेक्टर के शेयर तक नहीं पहुंचता है। यानी प्राइमरी सेक्टर का शेयर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के कंबाइंड शेयर से भी ज़्यादा था। इट पॉइंट्स टुवर्ड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इससे इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस हमें पता चलती है। एसेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडियाज नेशनल प्रोडक्ट, we find Indian economy to be an extremely backward economy at the time of independence. अगर हम देखेंगे in terms of relative significance of primary, secondary and tertiary sectors की जब हम relative importance देखते हैं उस वक्त आज़ादी के वक्त 1947 में, तो ये पता हमें चलता है कि इंडियन इकोनॉमी वाज एक्सट्रीमली बैकवर्ड एंड पुअर इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द एडवांस्ड नेशन शोज दैट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जो एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है एडवांस्ड इकोनॉमीज की, वो ये हमें दिखाता है कि जो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इस तरह से चलता है कि पहले सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर जो होता है, बड़ा कंट्रीब्यूटर वो एग्रीकल्चर होता है या प्राइमरी सेक्टर जो होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, फिर अल्टीमेटली जब प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आगे चलता है, डेवलपमेंट इकोनॉमी डेवलप हो जाती है अच्छी तरह से, डेवलपमेंट यानी इकोनॉमी अब डेवलप होने लगती है या डेवलपमेंट पाथ पर चलती है, तो फिर टर्शियरी सेक्टर जो है उसका शेयर ज़्यादा बढ़ जाता है। इन केस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मगर हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्राइमरी सेक्टर जो है इट डोमिनेटेड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉइंटिंग टुवर्ड्स बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन। उससे हमें ये पता चलता है कि उस वक्त इंडियन इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी और स्टैग्नेटेड इकोनॉमी थी। Relative contribution of the primary, secondary and tertiary sectors in terms of employment of the working population or occupational structure. अब हम देखेंगे कि relative contribution जो था primary, secondary और tertiary sectors का in terms of employment of the working population वो कैसा था। Occupational structure of the Indian economy at the time of independence is shown in table 2. This table shows data relating to 1951 because reliable statistics of the 1947 are not available. Occupational structure जो था इंडियन इकोनॉमी का आज़ादी के वक्त वो टेबल 2 में दिखाई दिया गया है। ये 1951 का डेटा है क्योंकि 1947 के लिए रिलायबल डेटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये जो ऑथर है उन्होंने 1951 का डेटा दिया। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चलता है कि ऑक्यूपेशनल सेक्टर एक मुल्क एक कंट्री का कि कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। देखिए प्राइमरी सेक्टर में आप देखिए 1951 में प्राइमरी सेक्टर 72% ऑफ द लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था।
एग्रीकल्चर उसमें 50%, एग्रीकल्चर लेबर जो था 19.7%, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन 2.4%, माइनिंग 0.6%। सेकेंडरी सेक्टर जो सिर्फ 10% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था। उसमें लार्ज एंड स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो 9%, एंड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो है 1.1%। टर्शियरी सेक्टर 17.2% को रोजगार ये प्रोवाइड कर रहा था। ट्रेड एंड कॉमर्स उसमें 5.2%, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन 1.4%, अदर सर्विसेज 10%। तो ये 100 आता है। आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे डोमिनेंट जो था सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था, दैट वाज एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर 72.7%। तो एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर जो था इट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 72.7% ऑफ द पॉपुलेशन वाज engaged in agriculture or in primary sector. Percentage of population depending on agriculture is much less in advanced countries of the world. अगर हम देखेंगे एडवांस्ड कंट्रीज तो वहाँ पर जो लोगों की तादाद होती है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है वो बहुत ही कम होती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप इंग्लैंड में देखेंगे और अमेरिका में, वहाँ पर जस्ट 2% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। जापान में 12%, उससे भी आज कम है, ये 10 से कम परसेंट है। और जर्मनी में भी 4-5% लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। या इसी तरह से कनाडा है, या इसी तरह से फ्रांस है, या इटली, ऑस्ट्रेलिया है, इनमें कम तादाद यानी 10% से भी कम लोग यानी एग्रीकल्चर से वाबस्ता होते हैं। कहीं कहीं कुछ कंट्रीज में 5% से भी, जैसे कि यहाँ पर अमेरिका में आप देखते हैं 5% से कम भी एग्रीकल्चर से वाबस्ता होते हैं लोग। दिस एस्टैब्लिशेस बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से वाबस्ता थी, उसे ये पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी उस वक्त एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी। Less growth of industries. On the eve of independence, barely 9% of the population in India were engaged in manufacturing industries, mining, etc. As against it, 32% in the USA, 42% in England, and 39% in Japan are engaged in these activities. इंडिपेंडेंस के वक्त हम देखते हैं कि सिर्फ 9% पॉपुलेशन इंडिया में एंगेज थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, माइनिंग में। इसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे कि 32% अमेरिकी ये जो इंडस्ट्रीज में वाबस्ता थे, 42%, 42% इंग्लैंड में इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, 39% जापान में उस वक्त था। इट फर्दर प्रूव्स हाउ बैकवर्ड द इंडियन इकोनॉमी वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे ये पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी उस वक्त कितनी बैकवर्ड थी एज कम्पेयर टू अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड in the field of employment structure. Unbalanced growth. The table shows unbalanced growth of the Indian economy. Growth is said to be balanced when all sectors of the economy are equally developed. ये जो यहाँ पर अनबैलेंस्ड ग्रोथ था, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, बाकी सेक्टर जो थे वो लेस कंट्रीब्यूट करते थे, बोथ इन नेशनल प्रोडक्ट और एम्प्लॉयमेंट में भी। दोनों एरियाज में एग्रीकल्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था और दूसरे जो सेक्टर थे वो कम कंट्रीब्यूट करते थे। तो उस वक्त ये जो वह उस वक्त इंडियन इकोनॉमी में अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। बैलेंस्ड ग्रोथ उस वक्त होती है इकोनॉमी में जब सभी सेक्टर्स इक्वली डेवलप्ड होती है। इन केस ऑफ इंडिया, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स वेर ओनली इन देयर इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। उस वक्त सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स जो थे दे वर इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ, दे वर इन इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। वो अभी अभी ग्रो ही हो रहे थे, अभी ही डेवलप ही हो रहे थे। एग्रीकल्चर भी अगर वहाँ पर उस वक्त डोमिनेंट एक सेक्टर था, मगर वो भी उतना डेवलप्ड नहीं था। वो जस्ट क्या कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी। लोग उसमें यानी सबसिस्टेंस के लिए ज़्यादा ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो थी, लोग ज़्यादा उन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते थे सबसिस्टेंस के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, न कि मार्केट ओरिएंटेड उनका अप्रोच था। वो ऐसा नहीं था, बल्कि वो एग्रीकल्चर भी बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड था। Hence, the conclusion that Indian economy at the time of independence showed unbalanced growth. As I said, in terms of occupational structure of the working population in India at the time of independence, we get an equally disappointing picture of the Indian economy. जब हम in terms of occupational distribution देखते हैं लोगों का इंडिया में at the time of independence, लोगों के occupational distribution देखते हैं कि कौन कितने लोग किस सेक्टर में काम करते थे, जब हम उस हिसाब से देखते हैं आज़ादी के वक्त, तो हमें यही पिक्चर मिलती है इंडियन इकोनॉमी की, एक डिसअपॉइंटिंग पिक्चर। सिंस बल्क ऑफ द वर्किंग population was engaged in agricultural activities, agricultural sector, along with the fact that agriculture was merely a means of subsistence, Indian economy must be in a state of extreme backwardness. तो हमें ये पता चलता है कि चूंकि अक्सरियत लोग जो थे एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे, और वो भी एग्रीकल्चर जो था मियरली एक सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर था, न कि ये जो कमर्शियल या मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर था,
जस्ट सब्सिस्टेंस के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती थी। इंडियन इकोनॉमी जो उस वक्त एक्सट्रीमली बैकवर्ड पोजीशन में थी। इन फैक्ट इट पॉइंट्स टू पुअरिटी ऑफ द मासेस विच हु वर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ स्ट्रगल टू अर्न टू स्क्वायर मील्स ए डे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की हालत ये थी कि अक्सरियत लोग गरीबी में थे, और लोगों को ये बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कि दिन के दो खानों, ये जो खाने हैं या खाना है, दिन का खाना जो है उसको अवेल करने के लिए या उसको अर्न करने के लिए ये बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि पुअरिटी वाइड स्प्रेड और अनएम्प्लॉयमेंट वाइड स्प्रेड थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम देखेंगे टाइपिकल या मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के वक्त इंडियन इकोनॉमी की मेन फीचर्स क्या थी।